हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए हमारे चैनल पर आपके लिए जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके भारतीय राजव्यवस्था संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे विद एक्सप्लेन। जो कि दोस्तों वैसे तो आपको वीडियो री एग्जाम और साथ ही जितने भी आपके वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप वीडियो एग्जाम देने वाले हैं तो अगर दोस्तों आपने हमारी पूरी जीके की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ ही एक मैं करंट अफेयर की आपको पीडीएफ दूंगा एग्जाम से पहले 20-22 दिन पहले, अगर वो आपने कर लिया, यानी अगर सिर्फ आपने इतना पढ़ा जीके में, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि एग्जाम में कम से कम 35 क्वेश्चन आप 100% एग्जाम में सही करके आओगे। ठीक है, अगर आपको यकीन ना हो, जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप इनको मिलाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 59वें, 60वें, 61वें, आपके 62वें। तो दोस्तों ये आपका संविधान संशोधन अधिनियम 61वें के तहत की गई थी। और दोस्तों ये कब हुआ था आपका? 1988 में। और दोस्तों पहली बार हुआ था आपका जो नवंबर 1989 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें पहली बार मतलब यानी जो 18 वर्ष से ऊपर के स्टूडेंट हैं, यानी जो भी लोग हैं, उनको आपको चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था। चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्रथम बार, ठीक है, जो कि आपके 18 वर्ष से ऊपर थे। और उससे पहले क्या होता था? उससे पहले आपके 21 वर्ष से ऊपर जो आपके लोग होते थे उनको आपका चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, एम जोशी या आपका सिकंदर वक्त? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो गठन आपका हुआ था, मैं बताता हूँ आपको। ये गठन हुआ था आपका 6 अप्रैल 1980 को। ठीक है, तो इसका जो गठन के समय से पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बात की जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष, तो दोस्तों वो हैं आपके जेपी नड्डा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था 1950 में, 51 में, 55 में, 58 में? तो दोस्तों वो लाया गया था 1951 में। पहली बार संशोधन अधिनियम आपका आया था 1951 में भारत संविधान में। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या हुआ था? इसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो कि आपके इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, एक तो दोस्तों आपके आर्टिकल 31A और साथ में आपका आर्टिकल 31B और साथ में आपका 9वीं जो आपकी अनुसूची थी वो इसमें आपकी जोड़ी गई थी। ठीक है, पहले संविधान संशोधन अधिनियम में। और दोस्तों इसके अलावा बताऊं मैं आपको, तो कुछ आपके आर्टिकल ऐसे थे जिनमें आपका संशोधन किया गया था। कौन कौन से आर्टिकल दोस्तों ऐसे थे आपके? आर्टिकल 15 था, 19 था, 85 था, 174 था, 176 था आपका। ठीक है, और आपका 341, 342 और साथ में आपका 372 और साथ में आपका 376 था। लेकिन दोस्तों ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था कब हुआ था आपका? 1951 में। इतना आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको याद रखना है कि आपकी 9वीं अनुसूची आपकी इसी में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें, 44वें, 46वें, 48वें? तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, उसको आपको लघु संविधान आपका कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें आपका उद्देशिका जो थी आपकी प्रस्तावना में, ठीक है, कुछ शब्द आपके जोड़े गए थे, जैसे कि आपका एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, एक आपको जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, और साथ में एक शब्द जोड़ा गया था आपका अखंड था। यानी ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपके उद्देशिका या प्रस्तावना में केवल एक बार ही आपका संशोधन किया गया, अब तक वो आपका 1976 के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपका किया गया था। उसके बाद कोई इसमें आपका संशोधन नहीं हुआ है। और साथ ही दोस्तों इसमें आपके 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों ये जोड़े गए थे आपके
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आपको जोड़े गए थे। अब देखिए दोस्तों, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके भाग 4A में है, भाग 4A, और साथ ही आपका आर्टिकल 51A में है। लेकिन दोस्तों उस समय आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपके 11 हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है वर्तमान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या आपका भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें दोस्तों पहली बार आपका बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त प्रदान की गई थी, ठीक है। और साथ ही इसमें आपका सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार। और दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और 1919 में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, उसमें अच्छे से दोनों एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनको आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसमें क्या हुआ था आपका, तो दोस्तों इसमें हुआ था कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी उसमें आपका भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल आपका किया गया था, शामिल, ठीक है। ये आप पहले पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बता दूं कि इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है इसको आप बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसमें मुसलमानों के लिए आपका पृथक निर्वाचन के आधार पर आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें आपका किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। और भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार आपको बोला जाता है। इसमें आपको पहली बार जो थी आपके पृथक चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी, और साथ में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था आपकी की गई थी, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन आपको लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव या आपका महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये प्रस्ताव रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने आपके यानी 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो प्रस्ताव था वो आपका संविधान सभा के सामने उन्होंने रखा था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को 1946। अगला आपका कि यहाँ पर दोस्तों सही मिलान करना है आपको। यहाँ पर कुछ आर्टिकल दे रखे हैं। पहला आपका आर्टिकल 323A, ये तो संबंधित है आपका प्रशासनिक अधिकरण से, यानी पहले का आपका दूसरा हो जाएगा। यहाँ देखो पहले दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब दोस्तों एग्जाम में देखिए यहाँ से आगे चेक आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखो आर्टिकल 324 के संबंधित ये आपका संबंधित निर्वाचन से, और आर्टिकल 330 ये आपका लोकसभा के लिए SC व ST के सदस्यों का आरक्षण के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 320 संबंधित है आपका लोक सेवा आयोगों के कार्य से, आर्टिकल 320, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व, या आपकी उद्देशिका, या आपका सांविधिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर जो उद्देशिका या प्रस्तावना है उसको संविधान की आपकी आत्मा कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो आपको सही निशान लगाना है उद्देशिका। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है, आत्मा और हृदय किसे कहा है, तो दोस्तों वो कहा है इन्होंने आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। अगला आपका भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या आपका 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों जो राजकीय चिन्ह है वो आपका
जो कि आपका सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, किस चीज़ की अनुकृति है, ठीक है। उसको दोस्तों स्वीकार किया गया था, आपका अंकित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला आपका। अगला आपका निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रपति होते हैं वो आपका उपयुक्त सभी की आपकी नियुक्ति करते हैं। और दोस्तों जो आपका भारत का महान्यायवादी है ये आपके आर्टिकल 76 में है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये आपके आर्टिकल 148 में है। और दोस्तों जो आपका एक राज्य का राज्यपाल है ये आपके आर्टिकल 155 में है, 155 में। अगला है आपका कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है या राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री को जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है। और दोस्तों ये आपको किया जाता है आर्टिकल 75(1) के तहत। दोस्तों होता क्या था, राष्ट्रपति जो होता है जो बहुजन यानी बहुमत प्राप्त पार्टी आपकी होती है, उसमें से जो उनके द्वारा नामित व्यक्ति होता है उसको आपको पीएम नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अगला आपका भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? जो कि अब आपका भारत का प्रथम विधि अधिकारी रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी या आपका विधि सचिव। तो दोस्तों जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी रूप में जाने जाते हैं वो हैं आपके भारत का महान्यायवादी, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा तीसरा वाला, ठीक है, जो कि मैंने बताया आपको। और दोस्तों यहाँ पे बताना है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, ये आपको बताना दोस्तों नीचे कमेंट करके, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा तो नीचे पहले वीडियो में बताया आपको, तो आप बताना है। अब देखिए दोस्तों जो भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों इस संसद का सदस्य आपका नहीं होता है, परंतु वह किसी सदन में चाहे तो आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो की जो बैठक होती है उसमें भाग आपका ले सकते हैं, ठीक है। भाग ले सकते साथ में बोल सकते हैं, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। अगला आपका कि भारत में किस राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? लोकसभा में, राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। क्यों दोस्तों बात की जाए आपको यूपी की, तो इसमें आपकी जो लोकसभा की सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, आपकी कितनी है 80 हैं, और सबसे ज़्यादा सीटें आपकी राज्यसभा की भी हैं यूपी में, कितनी है वो है आपका 31। अगर दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो इसकी विधानसभा सीट कितनी है विधानसभा की, तो दोस्तों वो है आपकी 403, और विधान परिषद कितनी है वो है आपका 100 परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए और बन सकता है कि जो जब आपका उत्तराखंड का गठन हुआ था तो उससे पहले यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें थीं? तो दोस्तों उस समय जो यूपी में विधान परिषद सीटें थीं दोस्तों वो थी टोटल मिला के आपकी 108, लेकिन वर्तमान में अब कितनी है, अब आपकी 100 हैं। अगला आपका कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ये आपको बताना है। तो मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या विट्ठल भाई पटेल। तो दोस्तों वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि सूचना का अधिकार है एक मूल अधिकार, एक विधिक अधिकार, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विधिक अधिकार है सूचना का अधिकार, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये आपका सूचना का अधिकार जो कब पारित हुआ था, तो दोस्तों लोकसभा में पारित आपका हुआ था। अगर बात करें लोकसभा की तो उसमें दोस्तों ये आपका 11 मई 2005 को आपका पारित हुआ था। और बात करें आपका राज्यसभा की तो राज्यसभा में पारित हुआ था आपका 12 मई 2005 को। और राष्ट्रपति ने कब इसमें मोहर लगाई थी अपनी, तो राष्ट्रपति ने मोहर लगाई थी आपकी 15 जून 2005 में। और साथ ही प्रभावी कब से हुआ था सूचना का अधिकार, तो दोस्तों प्रभावी आपका हुआ था ये 12 अक्टूबर 2005 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधि मंत्री। तो दोस्तों अगर मान लो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो अगर नहीं हो काम करने के लिए उस समय मौजूद, तो उस समय दोस्तों जो आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की जाती है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये दोस्तों आपको की जाती है आर्टिकल 126 के तहत। अगला है कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो दोस्तों अगर आपको विधानसभा सदस्य बनना है तो उसके लिए आपकी न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम में आप MP MLA कुछ भी हो, आप मरते दम तक बन सकते हो, ठीक है, उसमें कोई आपका रोक टोक नहीं है। और दोस्तों ये रखी गई है आपके आर्टिकल 173B के तहत, ठीक है, कि विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपकी 25 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। और बात करें देखिए, अगर सदस्य बनना है आपको विधान परिषद का, तो इसके लिए जो आपकी आयु है वो आपकी मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर बनना है सदस्य आपको लोकसभा का, तो इसके लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और बनना सदस्य आपका राज्यसभा का, तो इसके लिए आपकी जो आयु है वो मिनिमम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें आपका राष्ट्रपति बनना हो या आपको बनना हो उपराष्ट्रपति, तो जो आपकी मिनिमम आयु है वो आपकी 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और बात करें CM की या PM की, तो ये आपकी विधानसभा और लोकसभा में आ जाते हैं ये दोस्तों, इसके लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951 या 6 अगस्त 1952। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या आपका राज्यसभा। तो दोस्तों जो आपका मुख्य सूचना आयुक्त होता है दोस्तों, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन पहला इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रपति दोस्तों एक आपकी समिति बनती है जिसमें जो आपके PM है उसके आपके अध्यक्ष होते हैं, और एक उसमें आपकी लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता, और साथ ही आपका मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। ठीक है, दोस्तों तीनों अपना फैसला देते हैं दोस्तों, उसके बाद ही आपको जो राष्ट्रपति है वो आपकी मुख्य सूचना आयुक्त की आपकी नियुक्ति करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल बनता है आपका कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में है आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, जिनको कि आपका 2020 में बनाया गया था मुख्य सूचना आयुक्त, लेकिन वर्तमान में यही आपके मुख्य सूचना आयुक्त है इस समय, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, GV राय समिति ने या आपका LM सिंघवी समिति ने। तो दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था सिफारिश की थी वो की थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने। और दोस्तों इन्हीं की समिति की सिफारिश के आधार पर इस समय वर्तमान में आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो आपकी पूरे भारत में लगभग लागू है, ठीक है। दोस्तों इस कमेटी कब गठित हुई थी आपकी 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और बात करें अशोक मेहता समिति तो दोस्तों इन्होंने दी थी आपकी 1977, GV राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति दोस्तों 1986। अब देखो दोस्तों कभी इनका क्रम पूछ लेता है आपसे, जैसे PCS वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हो, PCS का, RO या का, UPSC का, तो वहाँ पे इनका क्रम आपका पूछ लेता है कि इनको क्रम से लगाइए, ठीक है। और अशोक मेहता समिति दोस्तों सिफारिश की थी आपकी 2 स्तरीय समिति की, ठीक है, इन्हें बता दिया त्रिस्तरीय। और GV राव समिति बात की जाए दोस्तों इन्होंने बात की थी प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए सिफारिश की थी। और बात की जाए आपका LM सिंघवी समिति तो इन्होंने सिफारिश की थी आपकी स्थानीय स्वशासन पद्धति की, स्थानीय स्वशासन पद्धति की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों और हमारी वीडियो आप देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप जाओगे तो वहाँ पर सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, UP GK के अलग, कंप्यूटर के अलग, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूँ, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं कि जहाँ पर वीडियो एग्जाम के लिए आपका जो GK की टेस्ट भी चल रही है, कहीं आपसे 500 रुपये मांग जा रहे हैं, कहीं 400 रुपये, कहीं 499,
इससे दोस्तों आपको पैसे मांगे जाते हैं। और साथ ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल देखा था, उस पर क्या था, उस पर आपका 149 रुपये में केवल आपकी क्यूज चल रही थी। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल देखिए जो भी आपको तैयारी कराई जाती है वो एकदम फ्री कराई जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि हमने अपना चैनल जो स्टार्ट किया था वो 12 जुलाई को स्टार्ट किया था 2020 में। तो उस समय जो भी मैटर आपको अब तक प्रोवाइड कराया गया है, जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, चाहे मैथ की हो, जीके जीएस की हो, करंट अफेयर हो, ठीक है, रीजनिंग हो, वो सब आपको फ्री कराई गई हैं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जो वीडियो का आपका एग्जाम होने वाला है, मैं पहले बताया आपको कि जो आपका टाइपिंग के लिए, टाइपिंग इस समय मैं खुद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। तो टाइपिंग के लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है जिसको कि मुझे 4000 रुपये की पेमेंट देनी है। और साथ ही मैंने बताया भी था आपको कि मैंने कम से कम लगभग 2000 रुपये की बुक्स खरीदी हैं। यानी अगर बात किया वीडियो एग्जाम की दोस्तों, यहाँ पर टोटल मेरा अब तक लगभग 10,000 रुपये का इन्वेस्ट लगभग आसपास में हो चुका है केवल वीडियो एग्जाम के लिए, ठीक है। और साथ ही देखा होगा आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारी सुविधाएं इसमें होती हैं। लेकिन दोस्तों इसलिए कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए सफल हो रही है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों आप चाहो तो हमको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। ये दोस्तों मेरे आपको UPI नंबर है 7042654209। अगर दोस्तों आपको लगता है देखिए जो भी मैंने वीडियो बनाता हूँ आपके लिए वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो दोस्तों आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तभी आप सपोर्ट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।